अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर पॉजिटिव रिस्पांस। आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे इटली स्टडी के मुतालिक, और उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने अपनी वीडियो में दिया आप लोगों को। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे कमेंट सेक्शन में रिसीव हुए, तो मेरी कोशिश यही होती है कि आपके हर एक क्वेश्चन का जो है ना वो आंसर दिया जाए। लेकिन आंसर यस या नो में देने वाला नहीं होता, इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं उसकी पूरी एक वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ताकि आप लोगों को जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उनका सॉल्यूशन निकला है और आपकी वजह से दूसरों का भी जो है ना वो मसला हल हो जाए। तो आज भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके मैंने आप लोगों को आंसर्स देने हैं। स्पेसिफिकली बैंक स्टेटमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं, और दूसरा जो अहम तरीन जो है इशू, वो अपॉइंटमेंट का है कि हर जो है ना वीडियो में यही कमेंट्स हैं, मुझे कमेंट्स मिलते हैं कि सर अपॉइंटमेंट कब ओपन हो रही हैं, स्लॉट्स कब ओपन हो रही हैं। इसके बारे में भी आपको ओवरव्यू देंगे और अपॉइंटमेंट के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जो भी क्वेश्चंस आप पूछते हैं वो मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल होता है, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब जो है ना वो अच्छी तरीके से दिए जाएँ, और जो है ना वो आप लोगों के जो इश्यूज़ हैं इटली में स्टडी करने के, उन्हें रिज़ॉल्व किया जाए। लेकिन क्वेश्चंस के आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप चैनल को फ़ॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसमें मैं पूरी दुनिया से जो स्कॉलरशिप्स आती हैं उसमें मैं शेयर कर रहा हूँ। एंड सेकेंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक हमारी सारी वीडियोज़ जो है ना वो अपडेट्स आपको मिलते हैं। अभी रिसेंटली मेरा मेन फ़ोकस यही है कि इटली से रिलेटेड, क्योंकि इटली में इस वक़्त इनटेक जो है ना वो कंटिन्यू है, और बच्चे भी स्टूडेंट्स जो है ना वो तैयार कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वग़ैरह। तो उनको ज़्यादा मसले मसाइल अभी तक मेरा जो फ़ोकस है वो यही है कि आपको जो है ना वो इटली से मुतल्लिक़ जो भी इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व किया जाए। बाकी रिगार्डिंग स्टडीज़ अब्रॉड ऑफ पीएचडी, तो उस पे भी मैंने इंशाल्लाह वर्किंग की है। वो हमारी नेक्स्ट वीडियो हमारी वही है, वो जर्मनी से मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि जर्मनी ने जो है ना वो अभी स्कॉलरशिप जो है ना वो अनाउंस किए हैं। बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, आंसर्स आपको देते हैं कि क्या-क्या क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, सर क्या लैंड सेल करके बैंक स्टेटमेंट तैयार हो जाती है और प्रूफ कैसे करना है? देखिए, कल मैंने एक डिटेल जो है ना वो वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने सेम ऐसा गालिबन मिलता-जुलता क्वेश्चन था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें प्रॉपर्टी से पैसे आए तकरीबन 22 से 25 लाख रुपए, तो हम उसको कैसे जस्टिफाई करें? मैंने आपको कहा था कि आप अपनी ज़मीन बेचें, आप अपनी गाड़ी बेचें, आप अपनी प्रॉपर्टी बेचें, कुछ भी बेचें। आपके पास उसको सेल करने का प्रूफ होना चाहिए कि आपने ये चीज़ सेल की है, ठीक है? जब आप उसकी अमाउंट अपने बैंक में ट्रांसफ़र करवाएँगे, उस नाम से ट्रांसफ़र करवाइए कि जिस नाम से आपने कोई अपनी जो है ना वो एसेट अपना सेल किया है। तो इसका आंसर ये है कि जी हाँ, आप जो है ना वो सेल अगर कर ली है, तो आप उसको पैसे अपने अकाउंट में डिपॉज़िट करवा लीजिए। बट इसका ज़रा लॉजिकल क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये सुन लीजिए। आंसर ये है कि पाकिस्तान में 5 लाख से ज़ायद की कीमत ज़मीन पर प्रॉपर्टी ट्रांज़ैक्शंस जो 5 मिलियन रुपए से ज़्यादा हो, लाजमी बैंक चैनल के ज़रिए होनी चाहिए, जिससे क्रॉस चेक, डिमांड ड्राफ्ट और पी ऑर्डर्स या आरटीजी जीएसटी वगैरह जो है ना वो नाफ़िज़ होते हैं। अब आपने सबूत कैसे देना है इसका? सॉरी। बैंक ट्रांज़ैक्शन स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट जब आप खरीदो-फ़रोख्त करते हैं तो जिसे क्रॉस चेक या डीडी की मालूमात है वो आपने प्रोवाइड करनी है। सेल एग्रीमेंट, सेल डेट या ज़मीन बेचने की रजिस्ट्रेशन या जो उसका वो लेटर होता है, और उसके अलावा एग्रीमेंट जिसमें रकम और तारीख दर्ज हो, रजिस्ट्री ऑफ़िस में रजिस्टर और गवाहों के साथ स्टैम्प्ड हो। ये चीज़ें आपने उसके साथ अटैच करनी है। प्रूफ ऑफ जी, अगर रकम गैर मुल्की ज़रिए से आई है या किसी रिलेटिव के अकाउंट से ट्रांसफ़र हुई है, तो बैंक स्टेटमेंट के अलावा अंडरटेकिंग या रस्मी बयान भी लेना चाहिए, जिन्हें बाद में एफबीआर तलब कर सकता है। डेफ़िनिटली वो आपसे पूछेगा कि ये आपके पास इतनी अमाउंट कहाँ से है, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होंगे, तो आप उसे प्रूफ़ करेंगे। जब एफबीआर आपसे प्रूफ़ माँग रही है ना, तो आपसे एम्बेसी वाले भी प्रूफ़ माँगेंगे कि ये रकम आपके पास कहाँ से है। तो उस वक़्त आपके ये डॉक्यूमेंट जो है ना, वो क्या है, काम आएँगे। सादा अल्फ़ाज़ में अगर आप मुझसे खुलासा पूछें, तो ज़मीन बेचकर बैंक के ज़रिए रकम वसूल करने से आपकी बैंक स्टेटमेंट से इससे लेन-देन का कानूनी सबूत होती है। ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स बैंक स्टेटमेंट, सेल एग्रीमेंट या सेल वो जो मैंने आपको भी डॉक्यूमेंट बताए हैं, अंडरटेकिंग, ये सारे आपके पास होना ज़रूरी है। कानूनी तकाज़े एफबीआर की 75 ए सेक्शन के तहत 5 मिलियन रुपए से ज़्यादा की ट्रांज़ैक्शन जो है ना वो बैंक के थ्रू होने चाहिए, जो कि ऑटोमैटिकली आपका एक प्रूफ़ बन जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, ये अपॉइंटमेंट के मुतल्लिक़ है जी। बार-बार पूछने के अपॉइंटमेंट्स कब ओपन होंगी, स्लॉट्स कब ओपन होंगे। मैं आपको बारहा बता चुका हूँ कि जो जुलाई
और अगस्त की जो जितनी भी, इवन 2 सितंबर के भी जो स्लॉट्स हैं वो ऑलरेडी सब कुछ बुक हो गया। ठीक है, अब जो भी आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी वो एजेंट के थ्रू मिल रही है, और उसकी कॉस्ट मैंने आपको पहले ही बताया 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख, साढ़े 4 लाख रुपए है। लेकिन अगर आप अभी भी अपनी किस्मत आज़माना चाहते हैं, तो उसमें आप ये कर सकते हैं कि रात 12 बजे से 3-4 बजे तक जो आप जो है ना उनको रिफ्रेश करके जो है ना वो अपनी किस्मत आज़मा सकते हैं। इस वक़्त जो है ना वो स्लॉट्स माइट बी पॉसिबल, कुछ स्टूडेंट्स कैंसल कर देते हैं, तो अवेलेबल हो सकती है। तो इस चीज़ से आपने नहीं घबराना। अगर आपने अप्लाई किया है तो थोड़े पैसे खर्च कर लें, थोड़ा-सा रिस्क ले लें, ताकि आपकी जो है ना वो, अगर आपकी एनरोलमेंट हो गई है, स्कॉलरशिप में हो गई है, तो इसको आप थोड़े से पैसे लगा के जो है ना वो अपॉइंटमेंट परचेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम अब्बास का, सर स्कॉलरशिप के लिए बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है या नहीं? तो जनाब अली, बिल्कुल ज़रूरत होती है, लेकिन बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपसे स्कॉलरशिप के लिए, स्कॉलरशिप जो आप सिक्योर कर लेते हैं, तो वो आपसे बैंक स्टेटमेंट नहीं माँगती। तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आज बनाई है, जिसमें मैंने ये कहा है कि वो कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपसे बैंक स्टेटमेंट नहीं माँगती। तो आपने क्या करना है, उस मेरी वीडियो को देखना है। उस वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में वो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपसे बैंक स्टेटमेंट नहीं माँगती। तो मैंने ये भी ज़्यादा मुनासिब समझा कि मैं आपके साथ वो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ ही शेयर कर दूँ, जिसमें बैंक स्टेटमेंट चलती नहीं। बैंक स्टेटमेंट वाला मसला ही हल कर दिया। लेकिन उसमें एक शर्त है, जब आपसे बैंक स्टेटमेंट उस सूरत में आपसे रिक्वायर नहीं करेंगे वो एम्बेसी वाले, जब आपने स्कॉलरशिप सिक्योर किया होगा। जब आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, तब बैंक बैंक स्टेटमेंट की जो है ना वो शर्त है वो ख़त्म होगी, अदरवाइज़ वो ख़त्म नहीं होगी। ठीक है? तो यूनिवर्सिटीज़ कौन-सी हैं आप वो देख लीजिए। तो शॉर्ट आंसर आपका यही है कि बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होती है इन केस जब आप स्कॉलरशिप सिक्योर नहीं करते। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप सिक्योर कर लेते हैं, तो फिर आपको जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है। ठीक है। आगे जी, मतिया रहमान ने क्वेश्चन पूछा है, व्हेन टू बुक अपॉइंटमेंट फॉर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो ये भी अपॉइंटमेंट के हवाले से है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि अपॉइंटमेंट के हवाले से तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं। अगर आपने एमबीबीएस में जो है ना वो एडमिशन सिक्योर कर लिया है, आपको प्री एनरोलमेंट समरी मिल गई है, और आप स्टडी भी करना चाह रही हैं, तो आई विल सजेस्ट कि किसी ऐसे ऑथेंटिक रिसोर्सेज से, एजेंट से जो है ना वो, जो आपके पैसे ज़ाया ना करे, आपकी अपॉइंटमेंट ज़ाया ना हो। असल में डर ये होता है कि यार अपॉइंटमेंट 3.5 4 लाख 5 लाख की ले ले, और अपॉइंटमेंट के बाद वीज़ा ना मिले, तो वो हमारे पैसे ज़ाया हो जाएँगे। देखिए, जब आपने इतना बड़ा रिस्क लेना है कंट्री से बाहर जाने का, तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ना लाइफ़ का हिस्सा होती हैं। ठीक है? तो अगर आप इसमें ये रिस्क ले सकती हैं, तो आप जो है ना वो एजेंट के थ्रू अपॉइंटमेंट जो है ना वो बुक करवा सकती हैं, और मिल भी रही हैं। ठीक है? और अगर आप ये पूछ रही हैं कि जी अपॉइंटमेंट्स कब ओपन होंगी स्लॉट्स, तो अभी फ़िल वक़्त कोई चांसेस नहीं है। माइट बी पॉसिबल कि अक्टूबर के स्टार्ट में या एंड पे जो है ना वो स्लॉट्स ओपन हों। आमतौर पर स्टडी अपॉइंटमेंट्स में मई में 2025 में खुली थी, जिसमें मुमकिन तौर पर नवंबर तक जो है चलती रहती हैं। अभी मैंने बताया सितंबर तक बुक हो गई हैं, अक्टूबर नवंबर में पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये खुलेंगी। और इस सारे के साथ जब तक इनटेक चल रहा है ना इटली में, किसी भी बैचलर का, मास्टर्स का, पीएचडी का, तब तक अपॉइंटमेंट जो है ना वो वक्फे-वक्फे के साथ ओपन होती रहेंगी। लेकिन कौन से मंथ में ओपन होंगी, कौन से वीक में ओपन होंगी, कौन से टाइम में ओपन होगी, कोई नहीं जानता। ठीक है? ये इट्स काइंड ऑफ फ्रीडम। तो आप क्या करते हैं, उसे रिफ्रेश करते रहें। ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद ज़िशान का, मेरा इटली वर्क परमिट है, मेरी अपॉइंटमेंट 7/11/23 को ज़िले ऑफिस इस्लामाबाद में थी। मैंने अपनी कंप्लीट फाइल सबमिट करवाई, लेकिन अभी तक एम्बेसी से कोई कॉल या मैसेज नहीं आया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपने क्वेश्चन जो है ना वो 2023 में आपने सबमिट करवाई। 2023 तो बहुत पुरानी, तो 2 साल पुराना केस है, या 2025 आपने लिखा है, इसका कोई समझ नहीं। अगर तो आपने 2025 लिखा है ना, तो इसमें कुछ लॉजिस्टिक्स इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर इसमें कोई टेक्निकल इश्यूज़ आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अक्टूबर 2025 का 145 लेजिस्लेटिव डिक्री के 22 पाकिस्तान देगर ममालिक के शहरों के एनओसी या वर्क एनओसी की तस्दीक इटली में स्पार्टो यूनिको इमिग्रेशन के ज़रिए हुई। इस दौरान अपने तौर पर कोई वीज़ा जारी नहीं किया जा रहा, यानी आपकी फ़ाइल पहले से ज़ेर इल्तवा है, और नई वर्क वीज़ा एप्लीकेशन भी कबूल नहीं की जा रही। आपके लिए करना क्या है, बेहतर ये कि अपने एम्प्लॉयर या स्पॉन्सर, जिसने आपको स्पॉन्सर किया, उससे आप कॉन्टैक्ट करें, उससे वेरीफ़ाई करें
एनओसी का स्टेटस क्या है और इमिग्रेशन इटली को कब भेजा गया है। अब बीएलएस ये जो बैरूनी सर्विस फराहम करते हैं अपना पासपोर्ट भी वापस मांग सकते हैं, जब आप चाहें तो दरख्वास्त देखें, क्योंकि एम्बेसी इस वक्त एनओसी वेरिफिकेशन मुकम्मल होने तक पासपोर्ट बरकरार नहीं रखती। जब तक आपका एनओसी वेरीफाइड नहीं होगा तब तक वो अपने पास नहीं रखेगी। तो इसका मतलब है कि आपका एनओसी वेरीफाई होना है। तो आप अपने स्पॉन्सर से कांटेक्ट कीजिए, उससे पूछें कि क्या मसले मसाइल है, ताकि वो आपको जो है ना वो क्लियर करें। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम भाई, बीएलएस पे लॉगिन नहीं हो रहा। वालेकुम सलाम। अगर आप बीएलएस पाकिस्तान के पोर्टल पर लॉगिन नहीं हो रहा तो इसके पीछे आमतौर पर चंद तकनीकी वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर ब्राउज़र और डिवाइस को आप ऑन ऑफ करके देखिए, ये भी मसला हो सकता है। और या फिर अपने पासवर्ड को चेंज करके देखिए, ये भी हो सकता है। कैशी और कुकीज़ को जो है ना वो आप रिमूव करके देखिए, इससे भी हल आपका मसला हो सकता है। कहीं आप पासवर्ड तो नहीं भूल गए, उसको चेंज करके देख लीजिए। अच्छा, सर्वर भी बाज़ औक़ात सर्वर जो है ना वो ओवरलोड हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है, ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से जो है ना वो बीएलएस का जो मेन अकाउंट है, ऑफ़िशियल पेज है, वो काम नहीं करता। तो परेशान नहीं होना, लेकिन अगर फिर भी नहीं हो रहा तो यू कैन कॉन्टैक्ट इस्लामाबाद, लाहौर, कराची बीएलएस सेंटर्स, ठीक है? तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको भी अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एहसन रज़ा का, इटली की अपॉइंटमेंट अब अक्टूबर तक नज़र नहीं आ रही, तो बाद में भी मिली है या नहीं मिली? फिर हम किसी और शेंजन कंट्री में अप्लाई कर दें? आप हमें मशवरा दें, कौन-सी कंट्री होनी चाहिए? लिथुआनिया होनी चाहिए, फ्रांस, रोमानिया, कौन-सा ज़्यादा सूटेबल और वीज़ा लगने के ज़्यादा चांस नॉर्मल प्रोफ़ाइल पर? देखिए जी, बात बड़ा ये देखें, इस तरह के क्वेश्चन बड़े डिटेल क्वेश्चन होते हैं कि अब एक कंट्री का आपको वीज़ा नहीं लग रहा, तो अब आप कौन-से कंट्री जाना चाहेंगे? अब हमें आपका प्रोफ़ाइल नहीं पता, हमें नहीं पता कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, हमें नहीं पता कि आपके पास स्किल कौन-से हैं, हमें नहीं पता कि आपके पास लैंग्वेज स्किल क्या है, तो हम आपको सजेस्ट नहीं कर सकते। हम सिर्फ़ मफ़रूज़े की बुनियाद पर आपको ये बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपने इटली के लिए अपॉइंटमेंट अक्टूबर तक नहीं देखी तो इसका मतलब ये है कि स्लॉट्स बहुत देर तक नहीं मिले। ऐसे में बेहतर है कि आप शेंजन ममालिक में से किसी और ममालिक में अप्लाई करें, जहाँ अपॉइंटमेंट आसानी से मिलती हैं और वीज़ा अप्रूवल चांसेस भी ज़्यादा हों। मिसाल के तौर पर आप लिथुआनिया अप्लाई कर दें। लिथुआनिया के लिए आपको पता होना चाहिए कि एम्बेसी इसकी पाकिस्तान में नहीं है, आपको दुबई जाना पड़ेगा या किसी और कंट्री में जाना पड़ेगा, लेकिन इसका वीज़ा आसान है, आपको वीज़ा इसका मिल सकता है। 98% इसकी अप्रूवल रेट है, ठीक है? और दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन कम सख्त है और अपॉइंटमेंट जल्दी इसकी मिल जाती है, किसकी? लिथुआनिया की। बल्कि बहुत ईज़ी मिल जाती है, ठीक है? लेकिन आज कल मैंने सुना है, मेरी स्टूडेंट से मेरी एक बात हुई जो कि लिथुआनिया में इस वक्त बैचलर्स कर रहा है, कह रहा है कि सर बैचलर के वीज़ाज़ जो है ना वो ज़्यादा जो है ना रिजेक्शन आ रही है, कहाँ पर? लिथुआनिया में। लेकिन अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन अच्छी है, पूरी है, प्रॉपर है, कोई डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट नहीं करवाने, तो आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप वहाँ पर अप्लाई करें। इसके अलावा आप लातविया में भी अप्लाई कर सकते हैं, आइसलैंड में भी अप्लाई कर सकते हैं, स्लोवाकिया में भी, ज़िक रिपब्लिक में भी अप्लाई करते हैं, रोमानिया में भी या फ्रांस में भी अप्लाई कर सकते हैं। इनकी जो वीज़ा इशू है निस्बतन बहुत अच्छी है, इवन दो इटली की भी अच्छी है, लेकिन इसकी इन ममालिक की भी अच्छी है। अब ये कंट्रीज़ के नेम मैंने आपको इसलिए बता दिए हैं, क्योंकि इन कंट्रीज़ की अपॉइंटमेंट आप ईज़िली ले सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। कोई एजेंट के पास नहीं जाना, बहुत ही कम पैसों में इनकी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अच्छा जी, पहली दरख्वास्त पर कौन-सी बेहतरीन है? अगर प्रोफ़ाइल नॉर्मल है आपका, तो फर्स्ट टाइम एप्लीकेंट, लिमिटेड ट्रैवल हिस्ट्री है आपकी, तो लिटाविया और लिथुआनिया सबसे ज़्यादा मुनासिब रहेंगे। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री लिमिटेड है, आपने नहीं की हुई, तो लिथुआनिया और लिटाविया जो है ना वो लैटविया जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, आगे चलते हैं। हमारा है, अली रज़ा ने हमसे पूछा है, कैन वी अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप विदाउट एनी बैंक स्टेटमेंट फॉर पाकिस्तान एम्बेसी वीज़ा रिक्वायरमेंट? ये सवाल के जवाब मैं पहले दे चुका हूँ। अगर आप मेरा पहला सेगमेंट सुन लें, सेकंड जो सेगमेंट है हमारा बैंक स्टेटमेंट वाला, मैं बता चुका हूँ कि आप बैंक स्टेटमेंट के बगैर अप्लाई कर सकते हैं, बट यू नीड टू सिक्योर स्कॉलरशिप, डीएसयू या डीएससी, आपको स्कॉलरशिप सिक्योर करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी स्कॉलरशिप्स हैं। अगर आपको ये कदा सिक्योर कर लेते हैं तो आप जो है ना बैंक स्टेटमेंट के बगैर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं सिक्योर करते तो देन यू हैव टू शो बैंक स्टेटमेंट फॉर योर स्टडी वीज़ा इन इटली। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, तैयब अली का, सर प्लीज़ रिप्लाई में, इटली का न्यू एडमिशन कब ओपन होंगे? ये भी मैंने कल आपको बता दिया था। अभी इस वक्त जो है ना इटली में 2025 और 26 मेडिसन, सर्जरी, एमबीबीएस के दाखिलों की पहली इंटेक शुरू हो चुकी है। 2 दिसंबर 2024 से 21 फरवरी 2025 तक, दूसरी इंटेक 17 मार्च से और 16 मई तक 2025 तक, तीसरी इंटेक ईयू या इटली में रिहाइश रखने वाले अफराद के लिए 7 जुलाई से लेकर 29 अगस्त तक
25 साल। अगर आप पाकिस्तान नॉन ईयू है तालिब इल्म, तो आपकी बुकिंग सिर्फ दूसरी इनटेक पर मुमकिन है, जो 17 मार्च तथा 16 मई 2025 है, वो जो कि अब गुजर चुकी है। तीसरी इनटेक आपके लिए नहीं, क्योंकि आप इटली में रेजिडेंट नहीं है। इसके बाद आपके लिए आमतौर पर सितंबर अक्टूबर 2025 में स्टार्ट होते हैं, और मुस्तकबिल में फॉल इनटेक के लिए एप्लीकेशन जनवरी तक जून 2026 में खुल सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि आप सितंबर में आप अप्लाई कर सकते हैं, सितंबर में इनटेक स्टार्ट हो जाएगी, आप तब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, क्योंकि सितंबर तो आया हुआ है, तो बेहतर ये कि आप सारा फोकस अपने डॉक्यूमेंट्स पे करिए, उनको ट्रांसलेट करवाएं। अगर ज़रूरी है तो अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरी फाइल बनाएं, और आप फरवरी में आप स्प्रिंग में अप्लाई करें, ताकि जो है ना आप इजीली अप्लाई कर सकें। सो दीज आर द क्वेश्चन जो आज मुझसे पूछे गए थे कमेंट सेक्शन में, और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन बैंक स्टेटमेंट के थे कि सर बैंक स्टेटमेंट के बारे में हम बताएं, हम क्या कर सकते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट इज़ एसेंशियल थिंग इन योर वीज़ा फाइल, बट द थिंग इज़ दैट कि इफ़ यू सिक्योर द स्कॉलरशिप, तो आपके लिए बैंक स्टेटमेंट शो कराना जो है ना वो उसकी शर्त खत्म हो जाती है। स्कॉलरशिप भी जो है ना फुली फंडेड होना चाहिए, पार्शियल फंडेड नहीं होनी चाहिए, फुली फंडेड होना चाहिए। तब आप जो है ना वो उसको बैंक की जो बैंक स्टेटमेंट की शर्त है उससे आप जो है ना वो खत्म हो सकती है शर्त वहाँ पे। अच्छा जी, दूसरी बात जो लास्ट बात है अपॉइंटमेंट के हवाले से, अपॉइंटमेंट के हवाले से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस वक्त अपॉइंटमेंट की जो सूरत हाल है वो यही है कि कोई स्लॉट इस वक्त ओपन नहीं हो रही। लेकिन एक सूरत में है, अगर आप मेहनत करें तरीके से और टाइम के मुताबिक जो है ना वो उसको रिफ़्रेश करते रहें, जो टाइम मैंने आपको बताया। होता ऐसे है कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स की जो है ना वो यूनिवर्सिटी की इनटेक जो है ना वो उसकी डेट एक्सपायर होने वाली होती है, या डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते, तो वो अपनी जो है ना वो अपॉइंटमेंट कैंसल कर देते हैं। उस सूरत में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि स्लॉट्स अवेलेबल हों, आपको स्लॉट मिल जाए। लेकिन आप भी उस स्लॉट को तभी पिक कीजिए जब आपके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हो। उसके अलावा आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप उसे जो है ना वो चूज़ ना कीजिए। उसकी वजह यही है कि छोटी-सी गलती के ऊपर भी आपका वीज़ा जो है ना वो रिफ्यूज़ हो सकता है, इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद। कम से कम 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल और कम से कम 6 माह। ये इतना टाइम लगता है एक फ़ाइल को बनाने में, जब आपने किसी भी कंट्री के लिए अप्लाई करना है। आप इस सारे इस टाइम में 6 से माह से 1 साल के टाइम में अपनी पूरी फ़ाइल, उसकी छोटी से छोटी चीज़ को भी गौर से देखेंगे, क्या-क्या चीज़ें हैं, कौन-कौन सी जो है ना वो यूनिवर्सिटी ने रिक्वायर की हैं। किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलें, रिक्वायर्ड जो है ना वो प्रोग्राम को चेक कीजिए, उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है कि यार ये चीज़ों को ट्रांसलेट करना है, इनको ट्रांसलेट नहीं करना, इनके पास जाना है, इनके पास नहीं जाना। वो सारी चीज़ों को अलाइन कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए, अल्लाह का नाम लीजिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के अप्लाई कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत का फल देगा। मज़ीद क्वेश्चंस आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चैनल इस सनान बिन मंसूर।